नमस्कार स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और उसके प्रॉपर्टी क्या होता है और लास्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो आज हम लोग बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आप मान लेते हैं यहाँ पर क्या कीजिए, एक चार्ज पार्टिकल ले लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज पार्टिकल लेना पड़ेगा। चलिए तो एक चार्ज बॉडी ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इस पर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है। तो ये क्यू चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, एक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके चारों तरफ में क्या होगा, एक एरिया बन जाएगा। उस एरिया के अंदर अगर दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स क्या होगा, या तो वो अट्रैक्शन हो सकता है या तो फिर वो रिपल्सन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस जो क्या होता है एक दूसरे को रिपल्सन का फोर्स लगाता है और जो डिसिमिलर चार्जेस होता है एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले आए हो, ठीक है, और ये एक फील्ड बनाया है, तो दूसरे चार्ज बॉडी अगर दूसरे पॉजिटिव चार्ज को आप इसके फील्ड में लाओगे तो क्या होगा, वो उसको एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं आप एक नेगेटिव चार्ज लाते हो तो इस फील्ड में तो क्या होगा, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जिसके कारण ये चार्ज इसके ओर खींचा चला हुआ आएगा और इस कंडीशन में ये चार्ज यहां से दूर भागेगा। ठीक है, तो अब एक बात को समझिएगा कि अगर मान लेते यही चार्ज अगर बहुत दूर तक रहता, बहुत दूर में जाके इसको हम लोग देखते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आता कि नहीं के बराबर होता, क्योंकि बहुत दूर में इसका जो चार्ज, इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी नहीं के बराबर हो जाएगा। यानी इस चार्ज से कुछ लिमिट एरिया तक ही दूसरा चार्ज आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जितना एरिया तक ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा पाता है उस एरिया को हम लोग बोलेंगे इसका फील्ड बोलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चार्ज, जो चार्ज से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड है कि नहीं है तो कितना है, तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सब को हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज का मतलब क्या हो गया, जो फील्ड क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज, और जो फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। अब क्वेश्चन आएगा कि सर टेस्ट चार्ज फील्ड क्रिएट करता है कि नहीं करता है, तो आंसर होगा टेस्ट चार्ज भी फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी के अनुसार वो फील्ड क्रिएट करेगा। अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा बड़ा फील्ड क्रिएट करेगा, यानी ज्यादा एरिया को कवर करेगा, और ये अगर चार्ज छोटा होगा तो ये कम फील्ड क्रिएट करेगा, यानी इसका फील्ड जो है बहुत कम एरिया तक ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का हर एक चार्ज फील्ड क्रिएट करता है। अगर छोटा चार्ज है तो छोटा फील्ड क्रिएट करेगा, बड़ा चार्ज होगा तो वो बड़ा फील्ड क्रिएट करेगा। बड़ा फील्ड क्रिएट करेगा मतलब वो ज्यादा एरिया को कवर करेगा। ठीक है, और एक बात, जहां भी फील्ड क्रिएट होता है वहां पर जो फोर्स लगता है वो विदाउट कांटेक्ट का फोर्स होता है। याद रखिएगा, फोर्स दो तरह का होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है और एक होता है विदाउट कांटेक्ट। तो विदाउट कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो हमेशा फील्ड के थ्रू लगता है, यानी जहां भी फील्ड बनता है वहां पर विदाउट कांटेक्ट से फोर्स लगता है। इसका एक एग्जांपल को समझिए, जैसे अगर मान लेते आपके पास दो मैग्नेट है, सपोज दैट आपके पास एक मैग्नेट ये हो गया, ये है N और ये S, और दूसरा मैग्नेट है हो गया यहाँ पर N और S। तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, N और N है तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं। लेकिन इसके बीच क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है ये फोर्स लगता है फील्ड के थ्रू। तो इस फील्ड को, मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर भी देखिए, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है विदाउट कांटेक्ट से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है उस
वो फोर्स किसके थ्रू लग रहा है ना, एक फील्ड के थ्रू लग रहा है। तो यह फील्ड क्या है, चार्ज के द्वारा क्रिएट हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जो होता है वो मैग्नेट के द्वारा क्रिएट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड में वो एरिया जहां तक दूसरे चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज के लिए। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन को समझिए। तो इसका डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन में हम लोग लिखेंगे, ये देखिए, द स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी where its effect can be experienced, है ना, experienced by another charge is called, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज, उस चार्ज का क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। एक खास बात, जो फील्ड क्रिएट करता है उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ चार्ज, और जो फील्ड को टेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द चार्ज विच क्रिएट, है ना, द चार्ज विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, एंड द चार्ज, है ना, एंड द चार्ज विच टेस्ट द फील्ड, जो फील्ड को टेस्ट करता है, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो फील्ड क्रिएट करने वाला जो चार्ज रहेगा टेस्ट चार्ज के कंपेयर में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और जो टेस्ट करने वाला चार्ज रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लेते हैं, कम लेते हैं। और अगर आप ज्यादा लेते हो तो उसका टेस्ट ही नहीं कर पाओगे, यानी चेक ही नहीं कर पाओगे सही से। ठीक है, क्योंकि छोटा चीज से ज्यादा सही चेक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, एक बात को समझिएगा। ठीक है, क्या समझना है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, और ये एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, मान लेते हैं ये इस तरह से एक स्फेरिकल फील्ड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इस फील्ड पर हम लोग बहुत जगह पर डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए हमने, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पर इसका नाम ABC दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट लिए हैं डिफरेंट डिस्टेंस पर लिए हैं। तो सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं हम एक टेस्ट चार्ज, मेरे पास Q टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज क्या है, Q टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव Q टेस्ट चार्ज लिए हैं, तो अगर ये Q चार्ज को इसके फील्ड में लाएंगे तो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग इस चार्ज को पॉइंट B पर लाएंगे, मान लेते हैं सपोज दैट इस चार्ज को पॉइंट B पर लाए, तो पॉइंट B पर लाने पर यहां पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, रिपल्सन का फोर्स। अब एक बात को समझिएगा कि यही चार्ज को जब A पर लाएंगे तो 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहां पर जब लाएंगे तो फोर्स कुछ और एक्सपीरियंस होगा, C पर लाएंगे तो कुछ और एक्सपीरियंस होगा। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जितना नजदीक लाओगे उस चार्ज पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और जितना दूर ले जाओगे उस चार्ज पर फोर्स बहुत कम लगने लगेगा। और इसी तरह जब बहुत और दूर करते जाओगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि आपको फोर्स ही नहीं एक्सपीरियंस होगा। तो यहां से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज, तो वो सोर्स चार्ज के जितना नजदीक आएगा उसको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप नजदीक आओगे फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि फील्ड का इंटेंसिटी, दैट मीन्स फील्ड का स्ट्रेंथ, जैसे जैसे नजदीक आओगे स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा। ठीक है, कि जैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ का बात किए, फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी कहाँ पर ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ है, ताकत है, कहाँ पर कम है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 टेस्ट चार्ज को लेते हैं। एक टेस्ट चार्ज का हम लोग मान लेते हैं क्वांटिटी हम ले लिए 10 यूनिट, एक टेस्ट चार्ज का क्वांटिटी हम लोग ले लिए 10 यूनिट, और दूसरा टेस्ट चार्ज का क्वांटिटी हम लोग ले लिए मान लेते हैं 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट टेस्ट चार्ज का क्वांटिटी ले लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए जिस
जिस जगह पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा टेस्ट चार्ज को, ठीक है, उसी पॉइंट का क्या होगा, उसी पॉइंट पर क्या होगा, डेंसिटी फील्ड का ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि जब हम लोग इसको यहां पर लाएं तो 10 यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस किया, यानी इसको Q1 चार्ज को यहां पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो कितना हुआ, 10 यूनिट। वही जब हम लोग जब इस चार्ज को लेके जा रहे हैं वहां पर तो हमको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, 30 न्यूटन हो रहा है। तो अब तो दोनों कंफ्यूजन होगा, नहीं सॉरी, अगर मान लेते हैं हाँ कंफ्यूजन होगा तो कि हम जब ले आ रहे हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जब बंदा ले जा रहा है उस चार्ज को तो उसको 30 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पर यानी उसी पॉइंट पर दो डिफरेंट चार्ज पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप जो टेस्ट चार्ज ला रहे हो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, जो फील्ड को क्रिएट किया है, जो फील्ड को बनाया है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। वेरी क्या किसका मैग्नीट्यूड कर रहा है, जो टेस्ट करने ला रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बड़ा कंफ्यूजन होने लगा, मतलब इस पॉइंट पर कितना फोर्स बोलोगे आप, यहां पर 30 न्यूटन बोलोगे कि 30 न्यूटन एक्सपीरियंस हो रहा है कि 10 न्यूटन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक और क्वांटिटी के बारे में इंट्रोड्यूस किए, और वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है आपको, आप 10 न्यूटन ले जाइए, चाहे 30 न्यूटन ले जाइए, चाहे 40 न्यूटन का 40 कूलम का, मतलब कुछ भी कूलम का चार्ज ले जाइए, ठीक है। ये कूलम होगा, सॉरी यहां पर क्या होगा, कूलम होगा। कूलम चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो आप 40 50 60 किसी भी कूलम का चार्ज को ले जाइए, लेकिन आप वहां ले जाने के बाद ये कैलकुलेशन कीजिए कि अगर आप 30 न्यूटन लेके 30 कूलम चार्ज लेके गए तो एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगा। तो ये बंदा जब यहां पर आया 30 कूलम चार्ज लेके, तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ कितना हुआ, 30 न्यूटन, यानी 30 कूलम के लिए फोर्स कितना लगा, 30 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम इससे पूछेंगे कि एक कूलम के लिए कितना लगा, तो ये हो जाएगा 30/30 यानी 1 न्यूटन पर कूलम। और इस बंदा के लिए निकालेंगे तो इस बंदा के लिए भी क्या हो जाएगा, 10/10, तो इसका मतलब 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम। यहां से हम लोग को ये समझ में आया कि नहीं अच्छा, ये इस कारण यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा था क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी वाला चार्ज को यहां लाया था, और जब ये कम क्वांटिटी वाला ला रहा है तो इसको कम फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हम लोग क्या किए ना, एक यूनिट चार्ज के लिए हम लोग निकाल लिए कि यूनिट चार्ज के लिए उस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है किसी भी फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट का इंटेंसिटी। अब अगर मान लेते हैं वही यूनिट चार्ज को अगर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, यानी सोर्स चार्ज के नजदीक, तो क्या होगा, वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यानी यहां पर यूनिट चार्ज के लिए अगर 1 न्यूटन पर कूलम लग रहा है तो यहां पर वो चार्ज का फोर्स क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना नजदीक ला रहे हो, ठीक है, और कितना नजदीक ला रहे हो, और वो डिपेंड करेगा इस सोर्स ऑफ चार्ज का। अगर ये सोर्स ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो वही यूनिट टेस्ट चार्ज पर क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए अब हम पहुंच गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, यहां पर एक्सपीरियंस करते हैं बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद रखिएगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट in the given electric field is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। और इसको जो है इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल ई, और इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। वेक्टर का साइन इसलिए लगाते हैं, ये वेक्टर का सिंबल है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी
है और इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अब एक बात को समझिएगा जी। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम किसी पॉइंट पर, सपोज दैट इफ F फोर्स है ना, इफ F फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q, है ना, टेस्ट चार्ज कितना है Q एट पॉइंट, और वो पॉइंट पर कहाँ है, मान लेते पॉइंट A पर, एट पॉइंट A इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लेते हैं F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q चार्ज, यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे Q चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम इसका डिफिनेशन में क्या देखें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, Q चार्ज अगर F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो देयरफॉर यूनिट चार्ज, है ना, यूनिट चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, यूनिट चार्ज का मतलब एक चार्ज कितना करेगा, F बाई क्यू। तो F बाई क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। तो अगर फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज F बाई क्यू है तो यही F बाई क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कितना हो जाएगा, F बाई क्यू। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर E जो लिखेंगे हम लोग, E जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, F बाई आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहां पर देखिए E पर जो है हमने वेक्टर का सिंबल लगाए, वेक्टर का सिंबल इसलिए लगाएं क्योंकि E का डायरेक्शन होता है। E का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, E का डायरेक्शन होगा। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसका अगर मान लेते हैं एक फील्ड बना है, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम लोग कोई चार्ज लाते हैं, मान लेते हैं दूसरा चार्ज लाते हैं, तो अगर ये इस डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक ना, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस पॉइंट पर किधर हो जाएगा, डायरेक्शन इधर ही होगा। यानी जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास दोनों चीज है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जिस क्वांटिटी के पास ये दोनों चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर देखिए, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे अगर पूछेगा कि इसका यूनिट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट निकालना बहुत आसान होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाए, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। और चार्ज का हमने पढ़ चुका है कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम को ऐसे भी लिखा जाता है और न्यूटन पर कूलम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। न्यूटन पर कूलम को लिखने का दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो समझ में आ गया। तो यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर एक फील्ड है, ठीक है, सपोज दैट ये एक चार्ज का फील्ड है Q चार्ज का, यहाँ पर एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं A पॉइंट है, यहाँ पर B है, ठीक है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। तो अगर आपसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज लाते हो, Q चार्ज को इस पॉइंट पर लाते हो, तो इस पॉइंट पर वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो सबसे पहले इस पॉइंट का क्या निकालना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट का इंटेंसिटी निकालिए। ये B का इंटेंसिटी कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा F बाई क्यू होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा बी पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा क्यू और ये ई, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां पर इसका कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी इस जगह का इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए अब जो चार्ज लाए हो उससे, तो उस जगह पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकल जाएगा। अब अगर मान लेते हैं वही फोर्स यहां पर कैलकुलेट करोगे, यही फोर्स अगर पॉइंट ए पर कैलकुलेट करोगे तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका क्यू, और यहां पर हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज जानिए कि जैसे हम लोग
लोग यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, तो उसी तरह क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे आप नज़दीक आओगे तो क्या होगा, फोर्स आपका इंक्रीज करेगा। यानी पॉइंट ए पर जो फोर्स लगेगा यानी ई ए जो है ग्रेटर देन होगा आपका ई बी का। अगर और इससे नज़दीक पॉइंट लोगे तो फोर्स और इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्यों कहा जाता है इसको समझिए। ये जो लाइन क्रिएट किया जाता है, यानी ये लाइन जो बनाया जाता है तो फोर्स को देखते हुए ही बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को देखते हुए ही बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। यानी ये लाइन डिफाइन ही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों क्या होता है, सिमिलर, एक ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है। अब ये होता क्या है, इस चीज को समझिए। तो इसको समझने के लिए वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं यहां पर एक सोर्स चार्ज ले लिए क्यू, अब इसका एक फील्ड बना हुआ है, ये सपोज दैट ये एक फील्ड बना हुआ है। अब अगर मान लेते हैं इस पॉइंट ए पर अगर मान लेते हैं किसी टेस्ट चार्ज क्यू को अगर छोड़ते हो आप, ठीक है, किसी टेस्ट चार्ज क्यू को अगर यहां पर छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, फोर्स इसके पास ये इस पर एक फोर्स लगने के कारण क्या है, ये मूव करने लगेगा, ये चार्ज क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो अगर मान लेते हैं ये चार्ज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इस चार्ज से दूर भागेगा, यानी एस्केप करेगा, ये तो एस्केप करेगा तो मूव करते हुए एस्केप करेगा। तो जिस रास्ते यानी जब ये मूव करेगा तो कुछ रास्ता बनाएगा, यानी सपोज दैट इस रास्ते से जाके भाग गया, ठीक है, ये चार्ज इस रास्ते से जाके भाग गया, तो यहां पर ये जो रास्ता बना, दैट मींस ये जो पाथ बना, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो इसी तरह अगर इस चार्ज को यहां छोड़ोगे तो दूसरा लाइन बनेगा, और अगर इस चार्ज को दूसरे जगह पर छोड़ोगे तो तीसरा लाइन बनेगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस चार्ज को कहीं भी इस फील्ड में कहीं भी छोड़ते हो तो वो चार्ज एस्केप करेगा, यानी मूव करेगा। तो मूव करने से क्या होगा, उसका एक रास्ता बनेगा, एक पाथ बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी रास्ते को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो वहां पर उसका डिफिनेशन ऐसे लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आप कहीं भी एक लाइन खींचते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को वहां से इंडिकेट करता है। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस चीज को समझिएगा, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि ये चार्ज बॉडी जो है, इससे ये टेस्ट चार्ज जो है इस रास्ते से होके भागा, तो अगर हम पूछेंगे कि इस पॉइंट पर ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग यहां से एक सीधा लाइन खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब यही चार्ज जब यहां आ जा रहा है इस पॉइंट बी पर, तो उस टाइम इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस टाइम इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये तो बता ही रहा है ना, जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते से ही तो हम लोग को पता चल जा रहा है ना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द पाथ थ्रू विच द चार्ज टेस्ट चार्ज मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे व्हेन अ टेस्ट चार्ज, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द पाथ through which a test charge move in the electric field is called electric field line। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन को हम लोग, फील्ड लाइंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो द इमेजिनरी कर्व लाइन, ठीक है, द इमेजिनरी कर्व लाइन, इमेजिनरी कर्व लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, in the electric field where the tangent draw to the any point of the lines gives the direction of electric field
इंटेंसिटी एफ दी पॉइंट ऑफ दी पॉइंट। यानी अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है, इस तरह से किसी भी शेप में चार्ज बॉडी हो सकता है, तो इस तरह से एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस तरह से एक चार्ज बॉडी है। अगर इस तरह से एक चार्ज बॉडी है तो ये अपने चारों तरफ क्या किया है, एक फील्ड क्रिएट किया है। तो मान के चलिए कि ये अपने चारों तरफ इस तरह से फील्ड क्रिएट किया, किसी ये रेगुलर शेप में नहीं है, ये चार्ज ही रेगुलर शेप में नहीं है, इसलिए इसका फील्ड जो है रेगुलर नहीं होगा। तो मान लेते हैं इस तरह से फील्ड क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम इस तरह से फील्ड क्रिएट किया है, अब हम लोग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल को छोड़े तो वो इस रास्ता से होके भाग गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर जब छोड़े तो वो इस रास्ता से भाग गया, फिर जब हम लोग यहाँ पर छोड़े तो वो इस रास्ता से भाग गया, ठीक है, इस रास्ता से भाग गया। फिर जब हम लोग वही चार्ज को इस यहाँ पर छोड़े तो इस रास्ता से भाग गया। तो ये जो बन रहा है रास्ता, ये जो पाथ बन रहा है, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इस पाथ, देखिए इस पाथ का एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर, है ना, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट हो गया ए बी सी, तो अगर ये तीनों पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं हमको इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब चार्ज भागते भागते इस पॉइंट पर आया था तो इस पॉइंट पर जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा था। फिर जब वो भागते भागते यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो इस डायरेक्शन में, और जब सी पर आया तो वो किधर एक्सपीरियंस कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, उस फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, तो यहां पर हम लोग को डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो इसीलिए हम लिखे हैं द इमेजिनरी कर्व लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर टेंजेंट ड्रॉ टू द एनी पॉइंट ऑफ द लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो अब एक बात को समझिएगा, ठीक है, कि ये जो हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लिखे वर्ड इमेजिनरी कर्व लाइन, ठीक है, इमेजिनरी कर्व लाइन। इमेजिनरी कर्व लाइन का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन होता है एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअली में नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइंस होता है वो ही आपका इमेजिनरी होता है। तो यहां पर ये टर्म कैसे हम लोग लिख सकते हैं रियल में, तो ये लाइन ही क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इमेजिनरी कर्व लाइन। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर ये लाइन है, ऐसे ऐसे वो लाइन है, वो दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या टर्म यूज किए हैं, इमेजिनरी कर्व लाइन, ठीक है। अब ये ऐसे हो सकता है, ऐसे कुछ भी, वो डिपेंड करता है, वो लाइन्स का शेप वो डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ चार्ज कैसा है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट एक स्फेरिकल चार्ज रहेगा, मेरे पास एक स्फेरिकल चार्ज रहेगा, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास एक स्फेरिकल चार्ज रहेगा तो ये फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, देखिए समझिएगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक स्फेरिकल चार्ज है, ये यू इस तरह से एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, तो अगर इस तरह से स्फेरिकल चार्ज बॉडी है तो यहाँ इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर अगर मान लेते हैं किसी चार्ज बॉडी को छोड़ेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो वो मूव करेगा बिल्कुल रेडियली, अब भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगा, यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगा। तो इस तरह से इसका जो बनता है वो इस तरह से फील्ड लाइन बनेगा, ठीक है, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से फील्ड लाइन बनेगा, यानी रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। रेडियली क्या होगा, यानी रेडियली ये बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। वही चीज अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं आप नेगेटिव चार्ज लेते हो, ठीक है, वही चीज अगर यहाँ पर आप नेगेटिव स्फेरिकल चार्ज बॉडी लेते हो तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा। क्यों यू हो जाएगा, क्योंकि आप जो टेस्ट चार्ज लोगे, टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। तो इस लाइन पर अगर मान लेते हैं यहां पर छोड़ोगे तो वो टेस्ट चार्ज इसके तरफ आएगा, यहां पर छोड़ोगे तो इस रास्ते से इसके तरफ आएगा। तो देखिए अगर मान लेते ये पॉजिटिव स्फेरिकल चार्ज रहा तो बाहर, रेडियली बाहर की ओर होगा, और वही अगर नेगेटिव सोर्स ऑफ चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड। अब यहां पर देखिए, अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट
सपोज दैट क्या होगा कि अगर मान लेते मेरे पास जो सोर्स ऑफ चार्ज है वो सिलेंड्रिकली है, यानी इस तरह से है, जिससे ट्यूबलाइट का जैसा होता है ना उस तरह से, मान लेते इस तरह से सिलेंड्रिकली है, इस पर चार्ज है, ठीक है, इस पर चार्ज है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, यूं होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कैसे दिखाएंगे, इस तरह से, यानी इस तरह से इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकली एक सिलेंडर बन जाएगा, वही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, और फील्ड लाइन जो होगा इस तरह से सीधा सीधा निकलेगा, ठीक है। तो ये था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आप यूं कहिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। जिस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना रहता है, उस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट का डायरेक्शन ही क्या इंडिकेट करेगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सबसे पहले देखिए ये जो फील्ड लाइंस होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। जैसे अभी हम क्या बताएं कि अगर मान लेते हैं एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी रहा, तो ये जो फील्ड लाइन क्या है, रेडियली आउटवर्ड की ओर जाएगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा, ये फील्ड लाइन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलेगा, ठीक है। वही अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज अगर एक नेगेटिव चार्ज रहा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज रहने से क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, है ना, यानी फॉर नेगेटिव स्फेरिकल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड, एंड फॉर पॉजिटिव स्फेरिकल चार्ज, है ना, पॉजिटिव स्फेरिकल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड। वही अगर मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव रहा, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहा और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी रहा, तब जो है ये जो फील्ड लाइन है, तब ये फील्ड लाइन क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पर जाके खत्म होगा। ये फील्ड लाइन क्या होगा, पॉजिटिव से जाके स्टार्ट होगा और नेगेटिव पर जाके खत्म होगा। तो पहला प्रॉपर्टी में हम लोग ये तीनों लिख सकते हैं, तीनों क्या लिख सकते हैं, दीज लाइन्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव बॉडी। These lines are a start from the positive body and end at the negative body, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, for a spherical charge body the electric field lines are radially outward, और for negative electric charge body the electric field lines are radially inward, ठीक है। और if there are two if one is positive charge and one is negative charge, then the electric field line start from positive charge body and end at the आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो फील्ड लाइंस होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पर जरूर खत्म होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पर खत्म हुआ, लेकिन बीच में कहीं नहीं टूटा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने में बीच में कहीं ब्रेकेज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज लाइन्स आर कंटिन्यूअस, ये लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस, दीज लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व लाइन, ठीक है। शुरू कहां से होता है, पॉजिटिव, एंड एंड कहां से होता है, नेगेटिव पर, बट ये कंटिन्यूअस लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब अगर मान लेते कोई ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, अगर हम एक लाइन को यहां से यहां ड्रॉ करके बी तक पहुंचाएं, तो ये लाइन बी तक पहुंचने में कहीं ब्रेकेज नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस लाइन। और अगर यही लाइन अगर फिर बी से वापस बिना टूटे अगर ए पर आ जाता है, तो ये एक कंटिन्यूअस लूप का फॉर्मेशन किया। और अगर मान लेते हैं यहां पर नहीं आया, यहां पर ऐसे है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे। तो वही चीज यहां बता रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, वो कंटिन्यूअस जरूर होता है, लेकिन कंटिन्यूअस लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है। तो अगर चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। वही चीज अगर आप मैग्नेट में देखोगे,
मैग्नेट में क्या होता है, यहां पर N है, यहां पर S है, तो मैग्नेट में क्या होता है, फील्ड लाइन यहां से निकल के बाहर में S तक आता है, अंदर में क्या होता है, S से फिर N की ओर जाता है, तो ये क्या बनाता है, कंटिन्यूअस होता है, साथ में कंटिन्यूअस क्लोज लूप का भी फॉर्मेशन करता है, बट यहां क्या होता है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous but they not form closed loop because these lines are start from the positive and end at the negative। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसका एक और प्रॉपर्टी समझिए, क्या प्रॉपर्टी समझिए, तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा यानी दैट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा, इस थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं आप कहीं भी, जैसे ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो आपको क्या बताएगा, अभी हम लोग डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या बताता है, आपका उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द टेंजेंट है ना, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो अगर मान लेते हैं हमको इस पॉइंट ए पर हमको जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट इधर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर दिखा देंगे। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में नहीं कटता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ यह कितना हो जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे two electric field lines are never cross to each other, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से कभी नहीं कटेगा आपस में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 के लिए है, ये E2 के लिए है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर मान लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ले लिए ए ले लिए, और इस पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पर वो इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो सपोज दैट कि दो लाइन आपस में कट कर गया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे कैसे, किस तरह से देखिए, एक टेंजेंट मैंने इधर ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट मैंने इधर ड्रॉ कर सकता हूं, इधर ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये E2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, दो डायरेक्शन इंडिकेशन होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पर किसी एक ही बॉडी पर दो डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता है कोई एक जन। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट का बात करेंगे तो उस पॉइंट पर हम लोग दो डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन है, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ two electric field lines are intersect to each other at a point, then there will be two tangent draw through the intersection point. That means, इसका मतलब क्या हो गया, that means there are two direction at the intersection point of the electric field intensity, which is not possible. That is why two electric field lines never cross to each other। ठीक है, तो ये हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो तरह का होता है। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी में देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये प्रॉपर्टी में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चारों तरफ एक समान। चारों तरफ एक समान का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहां पर हम लोग क्या ले लिए, एक सपोज दैट ये पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, एक पॉजिटिव वॉल ले लिए और दूसरा क्या हो गया आपका नेगेटिव वॉल ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फील्ड बना है यानी ये जो एरिया बना है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक पॉइंट पर एक समान होगा। तो इस तरह का फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर जो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम लोग लाइन्स लेते हैं वो पैरेलल होता है, इस तरह से पैरेलल लिया जाता है। इस तरह से हम लोग क्या लेते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करते हैं। तो ये जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है ये किसको इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म होने से होता क्या है, यानी आप इस पॉइंट पर बात कीजिए या इस पॉइंट पर बात कीजिए, बी पॉइंट पर या कहीं भी ले लीजिए पी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक समान होगा। यहाँ पर या आप यहाँ पर देखिए बी पर या यहाँ पर देखिए पी पर, तीनों पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक समान होगा। इसका मतलब ये हुआ ई ए इक्वल टू हो जाएगा ई बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई पी। तीनों पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, एक समान हो जाएगा। वही अगर आप नॉन यूनिफॉर्म का बात करते हो तो नॉन यूनिफॉर्म का भी हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक सोर्स ऑफ चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ऐसे करके हम एक तरफ बनाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस हम लोग दिखाए हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दिखाएं, ठीक है। ये देखिए नॉन पैरेलल है, यानी ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर इसके इस फील्ड का अगर बात करेंगे तो इसका हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर और लाइन हम दिखा देते हैं। जैसे कि एक और लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक और लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम एक और लाइन ले लिए, ठीक है। तो ये भी क्या, ये देखिए ये भी तो फील्ड क्रिएट किया है। मान लेते हैं ये स्फेरिकल है तो इस तरह से फील्ड क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि इस एरिया पर है ना और इस एरिया पर दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतना छोटा सा एरिया में 1 2 3 4 5 लाइन क्रॉस किया है, और वहीं पर अगर इसी के यहाँ पर इतना ही एरिया लीजिएगा, इतना डिस्टेंस पर अगर इतना एरिया लीजिएगा तो लगभग 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मतलब क्या है कि इस जगह का डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, इस जगह का ज़्यादा है, और इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। तो डेंसिटी क्या दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ये बताता है कि उस जगह का इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है। तो जैसे कि यहाँ पर डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो इस जगह का अगर इंटेंसिटी को अगर हम लोग E1 बोलेंगे और इस जगह का इंटेंसिटी को अगर E2 बोलेंगे, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से E1, ये हम लोग बोल सकते हैं कि E1 जो है ज़्यादा होगा किससे, E2 से। तो यहाँ पर देखिए इस जगह का इंटेंसिटी कुछ और है, इस जगह का इंटेंसिटी कुछ और है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हर एक जगह का इंटेंसिटी कुछ और होता है। तो इस तरह का फील्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, हर एक पॉइंट का इंटेंसिटी आपका अलग अलग होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है कि हर एक पॉइंट का आपका क्या होगा, इंटेंसिटी अलग अलग होगा। अब क्वेश्चन है कि सर आप यहाँ इसको क्यों बताएं, हम यहाँ पर इसलिए बताए हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। वो क्या होता है, पैरेलल होता है। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉन पैरेलल, यानी उसके लिए नॉन पैरेलल होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और यूनिफॉर्म के लिए वो क्या होता है, पैरेलल, ठीक है।
और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा उस जगह का इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और जिस जगह का डेंसिटी कम होगा उस जगह का इंटेंसिटी भी आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज। हम लोग क्या क्या देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज देख लिए। ठीक है, अब हम लोग जो बच गया 2 टॉपिक उसका कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत मजेदार टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए, कब बोलेंगे पहले समझ लीजिए। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे, पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक सोर्स चार्ज ले लिए Q, ये एक फील्ड क्रिएट किया है। सपोज दैट इस तरह से एक फील्ड क्रिएट किया है, ये इस तरह से एक फील्ड क्रिएट किया है। अब इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब जबरदस्ती अगर और आगे बढ़ाइएगा तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए है, और हम क्या करें, बहुत दूर से इस रास्ते में, बहुत दूर से यानी इन्फिनिटी से एक Q पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं इस रास्ते में। तो जब Q पॉजिटिव चार्ज को इस रास्ते में लाएंगे, तो जब दूर से लाएंगे तो हमको बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस होता है, हमको अनुभव भी नहीं होता है, यानी हमको पता भी नहीं चलता है कि हम पर कोई फोर्स लगा रहा है। आराम से मस्ती से उसको लेते आते हैं, लेकिन फोर्स लगता है, बहुत कम लगता है, जिसका आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे 10th लेवल तक। फिर आगे जाओगे तो उसका कैलकुलेशन भी है। तो अगर बहुत दूर से ला रहे हैं, जैसे हम इसका फील्ड में घुसेंगे, जैसे हम इसका फील्ड में घुस जाएंगे, मान लेते हैं ये फील्ड का एंट्री पॉइंट है। तो जैसे ही इस यहाँ पर पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी पर अगर इंटेंसिटी कितना है, EB है, इस फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, EB है। तो जैसे इंटेंसिटी उतना है, EB का मतलब क्या हुआ कि यूनिट चार्ज पर, यानी 1 कूलम चार्ज पर इस पॉइंट पर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, E है। ठीक है, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वही होता है इंटेंसिटी। तो जैसे ही हम यहाँ पर इन करेंगे तो मेरे पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर ये इस तरह से होता है। तो यहाँ जैसे आप बी पर आ जाओगे तो आप पर एक फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा आपका ये फोर्स हो जाएगा, यानी उस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है और जो चार्ज ला रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी से आपका क्या मिल जाएगा, उस जगह का फोर्स में आ जाएगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, यानी फोर्स बढ़ते जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर इन करोगे और आगे बढ़ना शुरू करोगे तो आपको एक अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसके अगेंस्ट में आप वर्क डन करोगे तभी यहां पर पहुंच पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहां से यहां तक लाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं Q चार्ज के लिए, है ना, अगर मान लेते हैं Q चार्ज के लिए आप W वर्क डन कर रहे हो, Q चार्ज के लिए आप कितना वर्क डन कर रहे हो, W वर्क डन कर रहे हो। तो यहां पर यह कैलकुलेट किया जाता है कि यूनिट चार्ज के लिए आप कितना वर्क डन कर रहे हो। तो यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है इस पॉइंट तक लाने में, वही बन जाता है इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो सपोज दैट अगर मान लेते हैं हम Q को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हमको WA वर्क डन करना पड़ा। तो अगर यूनिट चार्ज के लिए निकालेंगे, यूनिट चार्ज के लिए निकालेंगे तो यूनिट चार्ज के लिए ये क्या हो जाएगा, WA/Q। तो इस जगह का पोटेंशियल कहलाएगा WA/Q। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी point of the electric field is called electric potential of that point। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोटेट किया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोटेट करेंगे, VA। A हमको क्या बता रहा है, A हमको बता रहा है उस पॉइंट, यानी पॉइंट A का पोटेंशियल है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a positive test charge from infinity to a point in the given electric field is called electric potential of that point। ठीक है,
उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया आपका, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग V इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/Q। यहां पर ये जो W आया इसको बुक में आपको लिखा हुआ रहेगा इलेक्ट्रिकल वर्क। ये क्या लिखा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। पोटेंशियल यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए W का यूनिट होता है आपका जूल और Q का यूनिट होता है कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम। अब इस जूल पर कूलम देखिए, ये जो पोटेंशियल टर्म है, ये पोटेंशियल टर्म पर वोल्ट ने बहुत वर्क किया था। वोल्ट इज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म पर बहुत, है ना, बहुत, जिसको बोलते हैं बहुत वर्क करना। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या किया, ये यूनिट का नाम रखा गया वोल्ट। यानी जूल पर कूलम का एक और नाम होता है वोल्ट होता है। वोल्ट का नोटेशन क्या होता है, वोल्ट का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल V। यानी कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जूल पर कूलम। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपका मन में ये ख्याल आएगा, तो ठीक है जूल ये तो हो गया, वोल्ट हो गया, पोटेंशियल का यूनिट हो गया। अब एक वोल्ट का मतलब कितना होता है, एक वोल्ट का मतलब कितना होता है उस चीज को समझेंगे। यानी डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, जैसे हम लोग 1 ग्राम बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं, तो हम लोग का आइडिया आता है। 1 kg बोलते हैं तो जैसे हम लोग 1 kg बोलते हैं तो वो चीज याद आ जाता है जिससे दुकानदार किसी 1 kg आलू या चावल को वेट को उसको तोला जाता है, वो चीज याद आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हर एक यूनिट को डिफाइन किया गया है, उसी से हम लोग दूसरे को मेजर करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं वोल्ट का अगर बात करेंगे तो वोल्ट का भी यूनिट को डिफाइन किया गया है। तो वोल्ट का यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट का यूनिट जो होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भी आएगा, जैसे हम लोग बोलेंगे 2 वोल्ट, यानी 2 × 1 वोल्ट। तो पहले आपको जानना पड़ेगा 1 वोल्ट का मतलब कितना होता है। तो चलिए अब हम बताएंगे 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, इसको हम यूं कर देते हैं ना, डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल, डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता है, तो अभी हम V इक्वल टू क्या दिखाएं, W/Q। ठीक है, W/Q। तो ये जो W और Q जो है ऑलरेडी इसका यूनिट पहले से ही डिफाइन था, इसका ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन था। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं दोनों को यूनिट ले लेते हैं। यानी W के लिए यूनिट क्या हो गया, 1 जूल, एंड Q के लिए यूनिट क्या हो गया, 1 कूलम। तो अगर मान लेते हैं W के लिए हम लोग ले लिए, Q के लिए ले लिए, तो अगर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड ये है, और यहाँ पर एक पॉइंट A ले लिए, और हम एक Q चार्ज को ला रहे हैं यहाँ से 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक, और हमको अगर इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन जो है 1 जूल करना पड़ा। वर्क डन कितना हो गया, 1 जूल। तो इस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहीं पर देख लीजिए, तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल बाई 1 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। इसी को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में अगर हमको 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इफ 1 जूल है ना, 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम हुआ। ठीक है, टू अ पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन the potential of the point will be 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था पोटेंशियल का डिफिनेशन और 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर ये स्केलर है या वेक्टर है, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि ये भी जो क्वांटिटी है आपका क्या है, आपका स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्क जो होता है ये खुद स्केलर होता है और क्यू भी क्या होता है, स्केलर ही होता है। कहने का मतलब ये है कि वोल्ट को बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन को आवश्यकता नहीं होता। किस तरह से डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो यहाँ पर बता रहे हो कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं उसको, तो इन्फिनिटी से ला रहे तो किसी ना किसी डायरेक्शन पर भी लाएंगे। तो एक बात हम बता देना चाहते हैं, क्या बताना है कि देखिए कोई भी जो फील्ड फोर्स होता है, ठीक है, कोई भी जो फील्ड फोर्स होता है उसके अगेंस्ट में वर्क डन करते हो तो वो जो वर्क डन होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है इसका मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये अर्थ है, पहले समझ लीजिए उसके बाद हम आएंगे। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। हमको किसी भी, ये मान लेते हैं कि ये एक छत है, इस तरह से एक छत है, यहाँ ये अर्थ, इस छत से इसका हाइट h है, सपोज दैट। अब इस छत पर चढ़ने का 2 रास्ता है, एक ये रास्ता हो गया, ठीक है, एक ये रास्ता सीधा है। अब एक बंदा जो है, ठीक है, एक बंदा के माथे पर एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, इसका मास m है। ये एक बार क्या हुआ, इस रास्ते से चढ़ा और यहां तक उठा, ठीक है, इस लेवल तक उठा। तो अगर हम यहां पर बोलेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर वर्क डन होगा तो वो कितना हो जाएगा, mgh। इस रास्ते से उठाओगे तो भी वही होगा mgh। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये इस रास्ता से जाएगा तो इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसका मतलब वो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए वर्क डन हम यहाँ पर इसको जरूर करना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन हम जो यहाँ पर वर्क डन निकाल रहे हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी निकाल रहे हैं। तो जिसके लिए क्या होगा, आप इस रास्ता से जाइए या इस रास्ता से जाइए, दोनों ही रास्ता में उसका वर्क डन कितना होगा, सेम होगा। तो जो फोर्स यहाँ पर देखिए ग्रेविटी का फोर्स बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी का फोर्स भी क्या होता है, एक फील्ड फोर्स होता है। तो फील्ड फोर्स के कारण जो वर्क डन करते हैं उस पर वो जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि किस रास्ते से आप लेके आ रहे हो। इसका मतलब फोर्स नेचर में 2 तरह का होता है, कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। अकॉर्डिंग टू वर्क डन, अकॉर्डिंग टू वर्क डन, वर्क डन के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो फोर्स 2 तरह का होगा, एक कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि पाथ पर जो डिपेंड नहीं करता है वो सारे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, वेस्कोसिटी फोर्स, तो ये सारे जो फोर्स होता है इसका हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इस पर पाथ इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस पाथ पर जा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। यानी अगर मान लेते हैं हम आपसे ये कहें कि देखिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इस चार्ज के लिए, क्यू चार्ज के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लिए ए, एक बंदा ने क्या किया, इन्फिनिटी से एक चार्ज को इस रास्ते से लाया, ठीक है, और दूसरा बंदा ने इन्फिनिटी से चार्ज को इस तरह से घुमा घुमा के लाया, ठीक है, घुमा घुमा के लाया। तो दोनों ही कंडीशन में जो, जैसे अगर मान लेते हैं ये अगर इस रास्ते से जो वर्क डन हुआ 10 यूनिट वर्क डन हुआ, तो इस रास्ते से भी लाएगा तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वो वर्क डन 10 यूनिट ही होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो भी फील्ड फोर्स होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी उसके खिलाफ वर्क डन करोगे तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर इसको और समझ लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। अगर एक चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लाओगे इस रास्ते से, तो मान लेते हैं इसको W1 वर्क डन करना पड़ा। आप इधर से घुमा घुमा के लाओगे तो मान लेते हैं W2 वर्क डन करना पड़ा। आप ऐसे करके लाओगे W3, तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आप अगर वर्क डन करोगे तो आपका किसी भी रास्ते पर जाओगे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा रास्ता पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, इसका नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक फील्ड बना हुआ है, क्यू चार्ज का एक फील्ड बना हुआ है, यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है। तो आपको भी पता है कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में अगर हमको डब्ल्यू बी वर्क डन करना पड़ा, वही चार्ज को आप जब ए पर लाओगे तो डब्ल्यू ए वर्क डन करना पड़ेगा। तो ए वाला जो वर्क डन है ज़्यादा होगा, यानी अगर इसका पोटेंशियल भी ए है, इसका पोटेंशियल भी बी है, तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी के कंपेयर में। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, द difference of potential of 2 points in the given electric field, ठीक है, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान लेते हैं ये ए और बी का अगर पोटेंशियल, अगर मान लेते हैं इफ वी ए एंड वी बी आर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन पोटेंशियल डिफरेंस, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। इसी चीज़ को हम लोग डेल्टा वी ए बी भी बोलते हैं। डेल्टा वी ए बी, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंजिंग आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सपोज दैट यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसका वोल्टेज, इसका वर्क डन अगर मान लेते हैं 100 यूनिट है और इसका वर्क डन अगर मान लेते हैं 130 यूनिट है, जिसके कारण इसका वोल्टेज कितना बना, जिसके कारण जो है इसका वोल्टेज बना 130, जिसके कारण इसका वोल्टेज बन गया 130 वोल्ट हो गया और इसका वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, जब हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं 100 करना पड़ा, इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं 130 करना पड़ा। तो अगर हम यूँ कहें कि हम यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कितना करना पड़ा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब 130 में से माइनस कर दीजिए 100 को, तो 30 आपका ये जो 30 जूल आया, यानी उस चार्ज बॉडी को यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 30। और अभी हम बताएं कि आप इधर से लाइए या इधर से लाइए या इधर से लाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वही क्या हो जाएगा, उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका एक और डिफिनेशन क्या होता है, इसका एक और डिफिनेशन होता है द मिनिमम, है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, टू bring a positive unit charge from one point to another point in the given electric field is called potential difference of that 2 points, ठीक है। तो दैट 2 points में यहाँ पर जो एक पॉइंट लिए वो एक पॉइंट ए हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट बी हो जाएगा, और बी से हम लोग कहाँ तक लाए, दूसरा पॉइंट ए पर लाए तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो वर्क डन, जैसे अगर मान लेते हैं इफ डब्ल्यू बी ए इज द वर्क डन टू ब्रिंग Q charge from A to B to A, क्या होगा, B to A।
तब यहाँ पर देखिए तब क्या होगी, यानी Q चार्ज को हम लोग B से A तक लाने में कितना वर्क डन किया है, WBA। तो यूनिट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट चार्ज के लिए हो जाएगा आपका WBA/Q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ऑल्सो ये बाय Q। तो हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिखेंगे, WBA/Q। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट क्या होता है, यानी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ये हो गया आपका जूल और ये हो गया आपका कूलम। ये हो गया जूल, ये हो गया कूलम। तो इसका भी यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम। और इस जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। यानी इसका भी यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। और ये भी कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या था। अभी हम बताएं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, और अभी हम बताएंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग क्या फॉर्मूला देखें, डेल्टा VAB का फॉर्मूला क्या देखें, WBA/Q। तो अगर मान लेते हैं इफ WBA/Q, BA को हम लोग 1 जूल मान लेते हैं एंड Q को हम लोग 1 कूलम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए तब क्या होगा, अगर हम लोग इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये 1 जूल बाय 1 कूलम, तो ये हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस इफ 1 जूल वर्क इज डन, है ना, 1 जूल वर्क इज डन टू ब्राउट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट, यानी फ्रॉम पॉइंट B to A, then the potential difference of points A and B is called 1 वोल्ट। ठीक है। तो आज हम लोग ये चारों टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो इतना में तो अब हम लोग जो बचा हुआ है वो 3rd लेक्चर में देखेंगे। और 3rd लेक्चर में क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक जो हम लोग पढ़े, चार्ज का उस स्टेट को पढ़े जिसमें चार्ज रुका हुआ है। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से कंडक्टर में मूव करता है। तो कंडक्टर में जब मूव करता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वो जो होगा वो लेक्चर 3 में होगा। थैंक यू।